हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साधना हॉल में बैठी आराम से अपनी गर्मा गर्म चाय का मजा ले रही थी। तभी अचानक ही उसकी पांचों बहुएं मणि, किरण, दिशा, भारती और मैत्री एक साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कमरे से बाहर आती हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ए, चुप करो पांचों। क्या कर रही हो ये सब? तुम्हारे पिताजी की बारात जा रही है जो एक साथ शोर मचा रही हो। माँ जी, हमारे पिताजी की बारात नहीं बल्कि हम सबकी माता भारत माता का त्योहार आने वाला है 15 अगस्त 76वां स्वतंत्रता दिवस। और माँ जी, इस देश के नागरिक होने के नाते हमें दिवाली, होली की तरह हमारा राष्ट्रीय त्योहार भी धूमधाम से मनाना चाहिए। इसलिए हम पांचों ने सोचा है 15 अगस्त को हम पांचों हाथ में अपना तिरंगा लिए मार्च करेंगे और पूरे मोहल्ले में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चुप हो जाओ, मेरे कानों से खून निकालोगी। अरे अभी अगस्त शुरू हुआ है, 15 अगस्त आने में कुछ दिन है। जाओ जब तक अपने अपने काम करो। साधना की डांट सुनकर पांचों की पांचों अपने अपने काम करने लगती है। जिसके बाद दिन गुजरते हैं, लेकिन पांचों ही अपने 15 अगस्त के जोश को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तैयारियां करती रहती। ऐसे ही एक दिन दिशा कमरे में गाने चलाकर नाच रही थी। यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है। इतने में साधना दिशा के कमरे के आगे से निकलती है और उसको ऐसे जोर जोर से गाने गाते और नाचते देखकर कहती है, दिशा बहू, ये क्या कर रही है? अरे क्यों अपनी इस बेसुरी आवाज से पूरा घर सर पर उठा रखा है? माँ जी, मैं तो 15 अगस्त की अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही हूँ। मैंने स्टेज पर इस गाने पर डांस करना है। देश रंगीला रंगीला। देश रंगीला बाद में करियो, पहले जाकर बर्तन साफ कर ले, वरना मैं तुझे बेरंग कर दूंगी। पता नहीं क्या इन पांचों को 15 अगस्त मनाने की सूझी है। साधना गुस्से में दिशा को डांट कर चली जाती है। जिसके बाद दिशा अपना काम खत्म करके अपनी बाकी जेठानियों के पास जाकर बैठती है और उनमें से मणि बाकी चारों को कहती है, मुझे लगता है माँ जी को 15 अगस्त पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों? 15 अगस्त तो हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत खास दिन होता है। हमारा देश आजाद हुआ था, 75 साल पूरे हो जाएंगे आजादी को इस बार। और आजादी के बाद कितने जवानों ने इसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी। और 15 अगस्त को उन सभी शहीदों को याद करके सलाम किया जाता है उनके बलिदान के लिए। हाँ, इसलिए कुछ भी हो जाए हम माँ जी से छुपकर ही सही, लेकिन हम 15 अगस्त की तैयारियों को नहीं छोड़ेंगे। अब पांचों बहुएं साधना से छुपकर अपने 15 अगस्त की तैयारियों में लगती है। ऐसे ही एक शाम साधना जब किसी काम से बाहर गई थी तो पांचों बहुएं मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके भाषण देती है, जिसमें मणि सबसे पहले बोलती है, मेरे प्यारे मोहल्ले वालों, जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त पर सभी पतंगे उड़ाते हैं, जश्न मनाते हैं। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि कृपया कर इस 15 अगस्त पर तिरंगे झंडे वाली पतंगे ना उड़ाएं, क्योंकि जब वो पतंगे कटती हैं या फट के पैरों में आती हैं तो ये हमारे देश के झंडे का अपमान कहलाता है। जिस झंडे को हम सलाम करते हैं, इतना मान देते हैं, उसको ऐसे आजादी के मौके पर पैरों में आता देखकर दिल बहुत दुखता है। और अपने हाथों में प्लास्टिक के झंडे लेने वाले ये भी याद रखें कि उनको 15 अगस्त के बाद पैरों में या कूड़े में ना फेंके, क्योंकि देश हमारा है और आजादी बहुत मुश्किल से मिली है। तो उस आजादी का सम्मान करते हुए हमें अपने तिरंगे का मान बनाए रखना है। साधना की बहुओं की बातें सुनकर वहाँ मौजूद उनकी पड़ोसन विमला कहती है, हाँ बहुओं, तुम ठीक कह रही हो। ये देश हमारा है तो हमें इसके सम्मान में इतना तो करना चाहिए, इसलिए हम सब तुम्हारा साथ देंगे इसमें। शुक्रिया आंटी जी। तो हमारे साथ मिलकर बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद। पांचों मिलकर नारेबाजी कर रही थी कि तभी वहाँ साधना आती है और गुस्से में अपनी बहुओं को कहती है, बहू, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? तुमको मना करा था ना कि ये फालतू की भाषणबाजी मत करना। अरे साधना बहन, तुम्हारी बहुएं तो बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले 15 अगस्त की तैयारी करवा रही है। कोई तैयारी नहीं करनी, चलो घर तुम पांचों। ज्यादा ही आजादी मिल गई है तुमको, जब ही हाथ से निकली जा रही हो। साधना बहन, एक शहीद आर्मी ऑफिसर की पत्नी होने के बावजूद तुम अपनी बहुओं को 15 अगस्त मनाने से मना कर रही हो। क्या आर्मी ऑफिसर की पत्नी? हाँ, कर रही हूँ मना, क्योंकि ये मेरी बहुएं हैं। चलो तुम पांचों। साधना अपनी पांचों बहुओं को घर आकर बहुत सुनाती है, लेकिन उसकी पांचों बहुएं
अपने जोश को कम नहीं होने देती, लेकिन हाँ, अपनी सास की नाराजगी का कारण जानने के लिए वो पांचों रात को मणि के पति राघव के पास जाती है, जिस पर मणि राघव से कहती है, सुनिए ना, इन सबको आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे? बोलो, क्या बात करनी है? जेठ जी, माँ जी को 15 अगस्त मनाने की इतनी चिढ़ क्यों है? हम पांचों जब भी 15 अगस्त की तैयारी करती हैं, तो माँ जी चिढ़ जाती हैं और गुस्सा करके हमको रोक देती हैं। इसके पीछे कारण ये है कि मेरे पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे और वो बॉर्डर पर जंग में अपनी जान गंवा बैठे थे। शहीद हुए थे मेरे पिताजी इस देश को बचाते हुए। कुछ दिन तक तो सबने सहानुभूति दिखाई और अमर रह के नारे लगाए, लेकिन कुछ समय बाद सब भूल गए। बस माँ को यही दुख रहता है कि जिस इंसान ने देश के लिए जान दी और इस देश के लोग उन्हें कुछ ही दिन में भूल गए, इसलिए माँ को बस चिढ़ है, वो नफरत नहीं करती। राघव की बात सुनकर पांचों को अपनी सास के गुस्से के पीछे का असली कारण पता लगता है, लेकिन फिर भी वो पांचों अपने देश के इस ऐतिहासिक दिन को ऐसे जाने नहीं देना चाहती थी, जिस वजह से वो 15 अगस्त के लिए अब दूसरा प्लान बनाती है और उस पर काम शुरू करती है। और 15 अगस्त वाले दिन पांचों तैयार होकर अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो। हाँ हाँ, तुमको भी। माँ जी, आज हम पांचों बहुओं ने 15 अगस्त के मौके पर एक प्रोग्राम रखा है, प्लीज आप भी चलिए ना माँ। मैंने तुमको मना किया था ना, फिर भी तुमने वही किया जो मुझे नहीं पसंद। जाओ खुद ही, मुझे नहीं जाना। माँ जी प्लीज चलिए ना। तभी वहाँ राघव आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ चलो ना, इन पांचों ने बहुत मेहनत की है। साधना अपने बेटे के चक्कर में अपनी बहुओं के साथ जाती है और वो मोहल्ले के पार्क में जाती है, जहाँ एक बहुत बड़ा स्टेज लगा था और पर्दे से कुछ ढका हुआ था। तभी विमला साधना को देखकर उसके पास आकर कहती है, साधना बहन, ये पर्दा आज तुम्हारे हाथों से ही हटेगा। चलो ये पर्दा हटाओ, फिर हम सब मिलकर अपने देश के गौरव इस झंडे को फहराएंगे। पर मैं क्यों? माँ चलो ना। साधना स्टेज पर लगे पर्दे की रस्सी खींचती है, जिसके पीछे उसके स्वर्गीय पति की बहुत बड़ी तस्वीर थी, और पर्दा हटते ही सब बोलते हैं, मेजर मनमोहन सिंह अमर रहे, मेजर मनमोहन सिंह अमर रहे। बहू, ये सब क्या है? तेरे ससुर जी की तस्वीर। माँ जी, इस देश को बचाने वाले हर आर्मी ऑफिसर की याद कभी धुंधली नहीं होती। ससुर जी तो अपने देश के लिए शहीद होकर सदा सदा के लिए अमर हुए हैं। हाँ माँ जी, ये देश 15 अगस्त के दिन हर उस शहीद इंसान को याद करके श्रद्धांजलि देता है जिसने इस देश के लिए अपनी जान गंवाई, और साथ ही उन सैनिकों को भी सलाम करता है जो 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। हाँ माँ जी, और हम सब ने ये तय किया है कि मोहल्ले के बीचों बीच हम ससुर जी की एक मूर्ति बनवाएंगे। हाँ साधना बहन, ताकि भाई साहब के बलिदान को हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी याद रखे और उनको देश के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला मिले। और तुम्हारी बहू ने भी तो 76वें स्वतंत्रता दिवस को बहुत खास बनाया है। ये 15 अगस्त भी हम नहीं भूलेंगे। बहू, तुम सबने सच में इस 15 अगस्त को बहुत खास बना दिया। मैं हमेशा सोचती थी कि इनको देश जान गंवा के क्या मिला, लेकिन आज समझ आया, इस देश के लिए शहीद होने वाला हर फौजी अमर हो जाता है। उसको मरने के बाद भी लोग अपने दिलों में रखते हैं। इस देश के गौरव को बढ़ाने में उसका भी हाथ होता है। आज मुझे फक्र है कि मैं एक शहीद फौजी की पत्नी हूँ। हमें भी गर्व है माँ जी, हम उनकी बहुएं हैं। सारे मिलकर बोलो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नारे लगाने के बाद सभी लोग मिलकर 15 अगस्त के इस 76वें स्वतंत्रता समारोह पर तिरंगा फहराकर उसको सलामी देते हुए अपने देश के सभी वीर नौजवानों को उनकी बहादुरी के लिए याद करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को भी 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो जय हिंद जरूर लिखें। सीमा और रीमा 2 बहनें थी। वैसे तो वो दोनों सौतेली बहनें थी, लेकिन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। दोनों ही एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहती। जहाँ एक तरफ सीमा रसोई का सारा काम संभालती, वहीं रीमा घर की साफ सफाई जैसे बाकी कामों को देखती। लेकिन जहाँ ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, वहीं इनकी दूर की दादी सोमवती इनके प्यार से बड़ी परेशान थी। वो कुछ दिनों के लिए इनके घर रहने आती है और वो इन दोनों का आपस में प्यार देखकर उन्हें अलग करने की योजनाएं बनाने लगती है, और एक दिन खुद से बोलती है, भगवान झूठ ना बुलवाए, ये दोनों सौतेली बहनें हैं, पर दोनों में सगी से भी ज्यादा प्यार है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों तो मेरी कद्र करना ही भूल जाएंगी।
नहीं नहीं सोमवती, तू ऐसा नहीं होने दे सकती, कुछ सोच। जिसके बाद सोमवती अपने मन में ये ठान लेती है कि वो सीमा और रीमा की खुशहाल जिंदगी में आग लगा के ही मानेगी। अगले दिन जब सीमा कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है तो उसकी दादी उसके पर्स से पैसे चुराकर रीमा के बैग में डाल देती है। और जब सीमा अपने बैग को देखती है तो वो बोलती है, अरे ये मेरे पैसे मिल क्यों नहीं रहे? ऐसे कैसे? आखिर कहाँ गए? मैंने यहीं तो रखे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी भगवान झूठ ना बुलवाए, जरूर ये पैसे रीमा ने लिए हैं। अब तो ये मान ना मान ये तेरी मर्जी है। क्या दादी आप भी, वो ये पैसे क्यों लेगी? आप भी ना कुछ भी बोलती हो। उसे पैसे चाहिए होते तो मुझसे मांग लेती, वो मेरी बहन है, मैं उसे मना थोड़ी करती। बहन तो है लेकिन आखिर सौतेली ना। अरे मैंने खुद उसे तेरे पर्स से पैसे निकालते देखा है। अब तो ये मान ना मान तेरी मर्जी है। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो वो रसोई में है, इतने तो उसका पर्स चेक कर ले। जिसके बाद अपनी दादी के कहने पर सीमा रीमा का पर्स चेक करती है और खोए हुए पैसे उसमें मिल जाते हैं। जिसके बाद सोमवती अपनी पोती को भड़काने के लिए बोलती है, देखा भगवान झूठ ना बुलवाए, मिल गए ना पैसे। मैंने तो बोला ही था। अब तू उसे जमकर सुना दे और सवाल कर उससे कि उसने पैसे क्यों लिए और उसकी बोलती बंद कर दे। नहीं दादी रहने दो, आखिर वो मेरी बहन है, जरूरत होगी तो ले लिए होंगे, कोई बात नहीं। आप भी ये भूल जाओ और मैं भी भूल जाती हूँ। जिसके बाद वहाँ रीमा आकर कहती है, सीमा कॉलेज नहीं चलना क्या? मैंने हम दोनों का लंच पैक कर लिया है और अब जल्दी चल। दादी तो है ही बातों की पेटी, घर आकर बात कर लियो, अभी कॉलेज चल वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। और उसके बाद सीमा और रीमा कॉलेज के लिए निकल जाती हैं और बेचारी दादी का प्लान धरा का धरा रह जाता है। शाम को जब दोनों बहनें घर आती हैं तो रीमा बोलती है, सीमा कल कॉलेज पार्टी में तो क्या डालने वाली है? मैं तो वो ब्लैक सूट डालूंगी, वो मुझ पर बड़ा अच्छा लगता है, कॉलेज के सभी लोग मुझे ही देखेंगे। अरे पर वो तो मैं डालने की सोच रही थी, वो तो मुझ पर भी बहुत जमता है। अच्छा एक काम कर, तू ही डाल ले, मैं कुछ और डाल लेती हूँ। दोनों की ये सारी बातें वहीं बैठी दादी सुन लेती है और मन में बोलती है, ना रहेगा सूट और ना रहेगा दोनों सौतेली बहनों में प्यार। और भगवान झूठ ना बुलवाए, अब सौतेली बहनें प्यार से साथ रहती अच्छी थोड़ी लगती हैं। इतना कहकर सोमवती रात को सीमा और रीमा के कमरे में जाती है और वो काला सूट फाड़ देती है और फाड़ कर वापस अपनी जगह पर रखकर सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है रीमा तैयार होते हुए अपनी दादी को आवाज मारकर बोलती है, दादी दादी मेरी बात सुनो, जरा यहाँ आना। क्या हुआ लाडो, क्यों चिल्ला रही है? क्या हो गया, आसमान फट गया या जमीन? दादी आपने मेरा ब्लैक सूट देखा, कहीं मिल नहीं रहा है। और उसके बाद सोमवती घबराने का नाटक करते हुए बोलती है, बेटा वो तो मैं। दादी क्या बकरी की तरह मैं कर रही हो? मुझे लेट हो रहा है, अगर देखा है तो बताओ ना। बेटी कल मैंने देखा कि सीमा तेरे सूट को कैंची से काट रही थी और बोल रही थी कि ये सूट अगर मैंने नहीं पहना तो रीमा भी नहीं पहनेगी। जिसके बाद रीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है क्योंकि रीमा का स्वभाव सीमा के स्वभाव से थोड़ा गुस्से वाला था, लेकिन वो खुद के गुस्से पर काबू करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं दादी, मैं कुछ और पहनकर चली जाती हूँ। इतना कहकर वो दूसरे कपड़े पहनकर अपनी बहन के साथ चली जाती है और उसे ऐसे चुप चुप देखकर सीमा बोलती है, क्या हुआ मेरी राजधानी एक्सप्रेस, इतनी चुप क्यों है? अच्छा अब ये आप पूछ रही हो? हाँ बताना क्या हुआ? आपने मेरा ब्लैक सूट कैंची से फाड़ा और अब पूछ रही हो कि क्या हुआ? अरे लड़की तू पागल हो गई है क्या? मुझे सूट फाड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? तू पहने मैं पहनूं, बात तो एक ही है ना। तूने भी तो मेरे पर्स से पैसे चुराए थे, लेकिन मैंने कुछ बोला क्या? पैसे? वो भी मैंने नहीं तो कब चुराए और ये किसने कहा? दादी ने बताया। मुझे भी दादी ने बताया कि तूने मेरा सूट फाड़ा। पर दादी ऐसा क्यों करेंगी? अरे तुम बहुत भोली हो सीमा, भले ही हम दोनों बहनें हैं पर हैं तो सौतेली ना। उनको हमारा इतना घुलना मिलना पसंद नहीं आया, बस इसलिए उन्होंने सूट फाड़ा और पैसे भी चुराए। हमें कुछ तो करना होगा जिससे दादी की आदत छूट जाए, वरना उनके चक्कर में सच में हमारे बीच दरार आते देर नहीं लगेगी। जिसके बाद सीमा और रीमा मिलकर एक प्लान बनाते हैं और दोनों मुंह फुलाकर घर वापस आती है और उनका चेहरा देखकर ही सोमवती समझ जाती है कि दोनों बहनों का रिश्ता अब टूट गया है और वो बोलती है, भगवान झूठ न बुलवाए,
अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब ये दोनों एक दूसरे पर नहीं बस मुझ पर ध्यान देंगी। इतना कहकर सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं और सुबह होने पर सोमवती आवाज लगाकर सीमा से बोलती है। सीमा, सीमा बेटा चाय नाश्ता ले आ। पर दादी चाय नाश्ता तो मैंने बनाया ही नहीं। पर क्यों? दादी मैं क्यों बनाऊं? ये मैडम घर का थोड़ा सा काम करके आराम करती है और मुझे सुबह शाम चूल्हा चौका करना पड़ता है। अब से ना मैं ना सुबह का काम करूंगी ना शाम का। जिसके बाद बेचारी सोमवती को खुद ही सबका नाश्ता बनाना पड़ता है और वो आवाज लगाकर रीमा को घर के काम करने को कहती है और रीमा जवाब देती है। दादी मैं कोई झाड़ू पोछा नहीं करूंगी। जब ये खाना नहीं बना रही तो मैं क्यों साफ सफाई करूं? यानी ये मैडम तो बिना मेहनत की रोटी खाए और मैं इस घर में नौकरानी की तरह काम करूं। जिसके बाद बेचारी बूढ़ी दादी को ही पूरे घर का काम करना पड़ता है और उसको इतना काम करता देखकर सीमा रीमा से बोलती है। रीमा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारी दादी इतना काम कर रही है, मैं उनकी कुछ मदद कर दूं क्या? नहीं सीमा, कोई जरूरत नहीं है। हमने आज तक जब जब वो आई तब तब उनको काम नहीं करने दिया और सब खुद किया, उनका सम्मान किया, पर उनको कोई हक नहीं है हमें लड़वाने का। अरे भले ही हम सौतेली बहनें हों, लेकिन हम दोनों में प्यार सगी बहनों से भी बढ़कर है और ये बात उनको समझनी ही पड़ेगी। पर वो कुछ महीनों के लिए ही तो आई है, क्या ये सब सही है? सब सही है, अब तुम चुप रहो। जिसके बाद दिन यूं ही बीतते हैं और सोमवती अब खुद ही घर के काम करती और तो और रसोई भी संभालती। वही सीमा और रीमा उसके आगे लड़ने का नाटक करती और ऐसे ही एक दिन बेचारी दादी घर में पोछा लगाते हुए गिर जाती है और वो रोते हुए बोलती है। अरे कोई मुझे उठाओ, मेरी टांग टूट गई रे। उसकी आवाज सुनकर सीमा और रीमा वहाँ आते हैं और सीमा बोलती है। दादी मुझसे अकेली नहीं उठेंगी। रीमा हाथ लगवाओ, अगर तुम इन्हें उठाओगी तो मैं नहीं उठाऊंगी। अरे भगवान झूठ ना बुलवाए, लड़ना बंद करो और मुझ पर तरस खाओ। सोमवती की बात सुनकर रीमा और सीमा मिलकर उसे बेड पर लिटा देती हैं और रीमा बोलती है। क्यों दादी, दूसरों के लिए खड्डा खोदोगी तो खुद तो गिरोगी ही ना। ये सब सुनकर सोमवती को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी उम्र की होकर भी नादान थी, जो दो बहनों में लड़ाई करवाना चाहती थी। जिसके बाद वो दोनों बहनों से माफी मांगकर अपने गांव वापस चली जाती है और ये दो सौतेली बहनें सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार के साथ हमेशा खुश रहती है। छवि को बचपन से ही चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। उसे जब भी घर से थोड़े पैसे मिलते तो वो बाहर जाकर चॉकलेट्स खा लिया करती और उसकी इस आदत से उसकी माँ सुगंधा बड़ी परेशान रहती। एक दिन सुगंधा अपनी बेटी को समझाते हुए बोलती है। देख बेटी, माना हमारे टूथपेस्ट में नमक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू जब देखो तब चॉकलेट खाती रहेगी। अरे दांत सड़ जाएंगे तेरे। अरे माँ, तुम बेकार में ही चिंता करती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं दिन में 3 बार ब्रश करती हूँ। मेरे दांतों का कोई भी चॉकलेट बाल भी बांका नहीं कर सकती। और तुझे अगर शुगर हो गया तो मैं क्या करूँगी? तुझे पता है ना, फिर कोई अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा तुझे। माँ आप पिक्चर नहीं देखती क्या? हर हीरोइन का हीरो आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। मेरा भी हीरो आता ही होगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। इतने में ही छवि को एक हॉर्न की आवाज आती है और वो चॉकलेट खाते हुए बोलती है। लो माँ, मेरा हीरो तो आ गया। मैं चली कॉलेज, बाकी की चिंता मेरे घर आने के बाद करना। छवि बाहर जाकर देखती है तो सामने अंकुश अपनी बाइक पर उसका इंतजार कर रहा होता है, जो उसे सुबह सुबह चॉकलेट खाता देखकर बोलता है। अरे मेरी जान, तुम तो वैसे ही मीठी हो, तुमको चॉकलेट खाने की क्या जरूरत? अरे बाबा, फ्लर्ट बाद में करना, पहले यहाँ से चलो। अगर मेरी माँ ने तुम्हारी बातें सुन ली तो उनको ये लगता है कि हम अच्छे दोस्त हैं और तुम मुझे बस लेने आते हो। पर अगर उनको ये पता लगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, फिर तो तौबा तौबा। इतना कहकर छवि अंकुश की बाइक पर बैठ जाती है और चॉकलेट खाते खाते कॉलेज जाती है और उतरते हुए मन में बोलती है। अरे ये चॉकलेट तो सिल्क थी और मैंने गलती से अंकुश की पीठ पर निशान छाप दिया। अब इसे बताया तो गुस्सा करेगा और मेरा चॉकलेट खाना भी बंद करवा देगा। एक काम करती हूँ, बताती ही नहीं हूँ और इसको इसकी पीठ थोड़ी दिखेगी। इतना सोचकर छवि अंकुश को चिट पर किस करके क्लास लेने भाग जाती है और उसे रोकते हुए अंकुश बोलता है। अरे सुन के तो जाओ, बस एक बार हम दोनों का फाइनल ईयर क्लियर हो जाए,
फिर मैं हमारे घर शादी की बात कर लूंगा। मेरी चॉकलेटी छवि। जिसके बाद अंकुश भी बाइक को पार्क करके अपनी क्लास लेने चला जाता है और जिसके बाद दिन यूं ही गुजरते हैं, लेकिन छवि का चॉकलेट खाना कम ही नहीं होता। अंकुश और छवि की माँ उसे लाख समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। ऐसे ही कभी वो चॉकलेट आइसक्रीम तो कभी चॉकलेट केक या कुछ ना कुछ ऐसा खाया करती जिसमें चॉकलेट हो। ऐसे ही एक दिन छवि की माँ उसे बोलती है, बेटी तेरे लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आया है, अगर तू तैयार है तो मैं बात चलाऊं? माँ, अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, एक बार मेरा कॉलेज क्लियर हो जाए फिर सोच लेंगे शादी की। ये लो आप चॉकलेट खाओ। हाय कैसी बेटी है तू अपने दांत देख, कितने कीड़े लगे हुए हैं इन पे, ये गंद खा खा कर। पर तू है कि किसी की मानती ही नहीं है। माँ, ये कीड़े नहीं, मेरे पेट एनिमल है। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने इन्हें मुंह में पाला है। सुगंधा ये सुनकर छवि को चप्पल उठाकर मारती है और वो भाग जाती है। जिसके बाद छवि अपने कमरे में आकर शीशा देखती है और मुंह खोल कर देखती है तो उसके मुंह में सच में बहुत सारे कीड़े लगे होते हैं। जिसके बाद छवि का ध्यान अचानक से अपने चेहरे पर जाता है, जिस पर ज्यादा चॉकलेट खाने से दाने हो गए होते हैं और उसके बाद छवि बोलती है, इस चॉकलेट की बच्ची ने तो मेरे मुंह और दांतों की बैंड बजा दी। अब कुछ भी हो जाए, मैं बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। इतना कहकर छवि अपने कमरे से सारी चॉकलेट्स निकालकर कूड़ेदान में फेंक देती है और सोने के लिए लेट जाती है। लेकिन छवि को चॉकलेट खाने की इतनी गंदी आदत थी कि उसे नींद नहीं आती और वो घंटों तक करवट बदलती है और खुद को काबू करने की खूब कोशिश करती है। जिसके बाद वो बोलती है, नहीं छवि बेटा, तो हार नहीं मान सकती, क्या करूं? और उसके बाद वो अपने मोबाइल में YouTube वीडियोस देखती है और उसके चॉकलेट क्रेज के कारण उसका YouTube भी उसे चॉकलेट की डिशेस के ही सजेशन दिखाता है। जिसके बाद फाइनली वो हिम्मत हार जाती है और एक वीडियो को प्ले करती है जिसमें चॉकलेट खाने के फायदे बताए जाते हैं और उसके बाद छवि बोलती है, ओ बेटे की जान, ये चॉकलेट खाने के फायदे भी तो बड़े हैं, एक काम करती हूँ खा लेती हूँ। और उसके बाद छवि उठकर डस्टबिन से चॉकलेट निकालकर खोलती है और बोलती है, यानी अब तू फेंकी हुई चॉकलेट खाएगी? खा ले यार, वैसे भी पैक थी, गंदी थोड़ी हुई होगी अंदर से। जिसके बाद वो सब चॉकलेट को एक एक करके खा लेती है। सुबह होने पर उसका पेट चॉकलेट खाने के कारण काफी भरा भरा था और वो बिना नाश्ता किए कॉलेज चली जाती है। ये देखकर सुगंधा खुद से बोलती है, हो ना हो इसने जरूर रात भर चॉकलेट खाई है, ऐसे तो ये लड़की बीमार हो जाएगी। एक काम करती हूँ, एक अच्छे से डॉक्टर से इसके लिए बात करती हूँ और दवा ले आती हूँ। जिसके बाद सुगंधा छवि के कॉलेज आने तक दवाइयाँ ले आती है और छवि को शाम को देते हुए बोलती है, ये ले छवि, ये दवा खा ले, इसे खाने से तेरी चॉकलेट क्रेविंग कम हो जाएगी। माँ, मैं बीमार थोड़ी हूँ, ना ही मुझे इसकी लत है, बस मुझे ये खाना अच्छा लगता है तो खाती हूँ, आप बेकार की चिंता मत करो। जिसके बाद छवि अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और अचानक से उसके पेट में दर्द होता है और सुगंधा उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ जाकर उन दोनों को ये पता लगता है कि छवि के पेट में कीड़े हैं, जिस कारण उसके पेट में दर्द हुआ। और ये सुनकर सुगंधा छवि से बोलती है, तू घर चल, तेरी चॉकलेट तो मैं निकलवाऊंगी। 1000 बार बोला है पर तूने नहीं सुनी। अब बोल ले कि तूने पेट में भी पेट एनिमल पाले हुए हैं। माँ मत कर, ये तो शुक्र है कि कीड़े दवा से निकल जाएंगे, पर आज के बाद तू चॉकलेट से तौबा कर ले, समझी? इतना कहकर सुगंधा छवि को घर ले आती है। लेकिन दोस्तों, छवि तो ढीठ थी, उसने अभी तक चॉकलेट खाना नहीं छोड़ा था। बस फर्क इतना था कि अब वो छुपकर चॉकलेट खाया करती। दिन गुजरते हैं और छवि का फाइनल ईयर का एग्जाम आता है और अंकुश उससे बोलता है, जान बस ये क्लियर कर लें, फिर हम शादी की बात कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। अरे बस, ऑल द बेस्ट से काम नहीं चलेगा, चॉकलेट भी लूंगी मैं। जिसके बाद छवि के कहने पर अंकुश ना चाहते हुए भी उसे चॉकलेट दिला देता है और छवि सिल्क चॉकलेट लेकर एग्जाम देने चली जाती है और बोलती है, आज तो चॉकलेट खाते हुए एग्जाम दूंगी, मीठा खाने से वैसे भी सब अच्छा होता है। इतना कहकर छवि एग्जाम देने बैठ जाती है और एग्जाम देते हुए
उसे खुद पता नहीं लगता कि उसकी चॉकलेट मेल्ट होकर सारी आंसर शीट पर फैल जाती है। और जब छवि का ध्यान इस बात पर जाता है तो वो जल्दबाजी में उसे साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन हालात बद से बदतर हो जाते हैं और इस तरह एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है और वो रोते हुए बाहर जाकर खुद से बोलती है, इस चॉकलेट की आदत ने मेरा शरीर खराब किया, अब मेरा रिश्ता और साल भी खराब कर दिया। इतना कहकर वो अपनी सभी चॉकलेट्स को फेंक देती है और अंकुश को मिलकर रोने लगती है और उसे सब बता देती है, जिसके बाद वो बिना उसकी पूरी बात सुने घर जाकर अपनी माँ को सब बताती है। और ये सब सुनकर सुगंधा उससे बोलती है, पागल लड़की, देर आए दुरुस्त आए, छोड़, जो होना था हो गया, पर अब किसी भी चीज की लत मत लगाइयो, समझी। तभी वहाँ अंकुश अपनी माँ के साथ आता है और छवि का हाथ मांगता है, जिस पर छवि सबके आगे बोलती है, अंकुश, पर हम तो कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करते, तो तुमने अभी से मेरा रिश्ता क्यों मांगा? छवि, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हम सगाई कर लेते हैं और जब तुम एग्जाम दे दोगी तो हम शादी कर लेंगे। ये सुनकर छवि अंकुश के गले लग जाती है और दोनों परिवार मिलकर उनकी सगाई करवा देते हैं, जिसके बाद छवि की चॉकलेट खाने की लत छूट जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।